नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर इंडियन पॉलिटी का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने जो हमारी संविधान सभा थी यहाँ तक का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, हमने संविधान सभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लिए थे, मतलब उनकी विशेषताएँ देख ली थी। इसके अलावा जो हमारे भारतीय संविधान के स्रोत हैं, है ना, किन किन देशों से हमने किन किन देशों का अध्ययन करके हमने अपने संविधान में चीज़ें ली हैं, तो इसका अध्ययन भी हमने कर लिया था। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुसूचियाँ, ठीक है, या फिर शेड्यूल। जब मैंने आपको दोस्तों संविधान पढ़ाया था तो बताया था मैंने, ठीक है, 395 अनुच्छेद, ठीक है, या फिर आर्टिकल। इसके अलावा मैंने बताया दोस्तों 8 अनुसूचियाँ, 8 अनुसूची, ठीक है। इसके अलावा 22 भाग, ठीक है दोस्तों। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो मूल रूप से, ठीक है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था थी, ठीक है दोस्तों। 395 अनुच्छेद थे, उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भाग थे, ठीक है। पर मैंने देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था, और जब हमने अंग्रेजों द्वारा लाए गए अधिनियम भी पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि टाइम के साथ नए अधिनियम लाने पड़ते हैं या फिर चेंजेस करने के लिए कुछ अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, संशोधन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मूल रूप से दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है, परंतु अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी, ठीक है, मूल रूप से, ठीक है। तो आप टिक करेंगे 8, है ना, और वर्तमान में पूछते हैं तो 12, ठीक है दोस्तों। तो आज हम ये 12 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इनसे बनते हैं, है ना। तो हम डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों पहली अनुसूची है, ठीक है। पहली अनुसूची में दोस्तों हमारे जो भारत के राज्य और संघ क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रथम अनुसूची है जो, ठीक है, इसे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी को अपना परिचय देते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप अपने बारे में बताते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप याद कर लीजिए कि प्रथम अनुसूची में हमारे भारत देश, चूँकि हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में, ठीक है, और जो संघ राज्य क्षेत्र है उसके, तो उसके बारे में, ठीक है। तो 28 राज्य, ठीक है, और 9 केंद्र शासित प्रदेश, है ना, यूटी, तो इनके बारे में वर्णन है, ठीक है दोस्तों। यदि आप पहला आर्टिकल भी पढ़ेंगे दोस्तों, फर्स्ट आर्टिकल जो पढ़ेंगे संविधान का, तो उसमें भी यही जिक्र किया गया है। इसके बाद दोस्तों दूसरी अनुसूची है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो देश में विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े, जैसे राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, इसके अलावा राज्यसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है, न्यायालयों के न्यायाधीश हो गए, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, ठीक है, इसके अलावा कैग हो गए। और राज्यों की हम बात करें तो विधानसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, है ना। और यदि किसी राज्य में विधानमंडल हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि 6 राज्य हैं जहाँ पे विधानमंडल हैं, ठीक है, वहाँ एक तो 2 सदन होते हैं, एक तो विधान परिषद होती है, ठीक है, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है, ठीक है। तो ये 2 सदन होते हैं। तो दोस्तों वहाँ के, यदि हम विधानसभा की बात कर लें तो विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, विधानसभा के उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है, विधान परिषद है तो उसके सभापति हो गए, उपसभापति हो गए। तो ये विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंस, इनकी चर्चा की गई है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी अनुसूची हम देख लें तो इसमें जो भी मैंने आपको अधिकारी बताया, ठीक है, इनकी शपथ के बारे में है, ओथ टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई इलेक्शन होते होंगे राज्य में, है ना, तो आप देखते होंगे एक मंच लगाया जाता है, ठीक है। यदि राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं उनको। केंद्र की बात है, प्रधानमंत्री वगैरह या फिर मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो आपने ये देखा होगा, ठीक है। तो ये वही है ओथ टेकिंग प्रोसेस, ठीक है, शपथ ग्रहण। तो इसको अब याद कैसे करेंगे? देखिए पहली चीज़ तो आपको याद हो गई, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। अब दूसरी देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी में यदि आप इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर जॉब के लिए जाएंगे, ठीक है, सबसे पहले आप सैलरी पूछते हैं ना, पूछते हैं कि नहीं पूछते, है ना। सैलरी के बारे में पूछेंगे, भैया पैकेज कितना है, मंथली कितनी सैलरी मिलेगी, है ना। सबसे पहले आप यही पूछते हैं कि नहीं पूछते। तो सेकंड में हो जाएगा दोस्तों वेतन भत्ते, ठीक है, सैलरी। उसके बाद आप पद ग्रहण करते हैं या फिर जॉब करते हैं या फिर काम करने जाते हैं, पहले आप सैलरी पूछते हैं ना। तो उसके बाद दोस्तों हो जाएगा पद ग्रहण व शपथ, ठीक है, तो फिर आप ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, अक्सर ये आ जाती हैं, तो ऑप्शन में दोनों दे देगा, द्वितीय तृतीय, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं ना। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप ऐसा याद कर सकते हैं कि पहले सैलरी की बात है, ठीक है, उसके बाद शपथ की बात है, ठीक है, ओथ की बात है।
तो दोस्तों चौथी जो हमारी अनुसूची है वो है राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा प्रतिनिधित्व। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा हमारी जो संसद है ना, इसमें दो हाउस हैं, एक तो राज्यसभा, ठीक है, और एक है लोकसभा, ठीक है, उच्च सदन, निम्न सदन, ठीक है। इसमें राष्ट्रपति भी होता है, ठीक है। तो चतुर्थ अनुसूची में ये बोल रहा है कि राज्यों व संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा प्रतिनिधित्व। तो दोस्तों ये जो राज्यसभा है उच्च सदन है हमारा, ठीक है, इसमें जो मेंबर होते हैं, ठीक है, मेंबर होते हैं, तो उसी के बारे में बताया गया किस राज्य से कितने मेंबर जाएंगे, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कि राज्यों व संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा प्रतिनिधित्व के बारे में, ठीक है, इसमें मेंबर के बारे में। इसके बाद दोस्तों पांचवी जो अनुसूची है हमारी, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों, ठीक है, के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्या होती है, ठीक है, लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। सबसे पहले अनुसूचित जाति, सूचित जाति, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एससी, और अनुसूचित जनजाति एसटी, इसको हम बोलेंगे शेड्यूल्ड कास्ट, है ना, और शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है दोस्तों। तो ये आप अक्सर आपको ये पता होगा, कुछ लोग को कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि ये होता क्या है अनुसूचित जाति। तो देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति आप नॉर्मली इनके लिए आप शब्द भी यूज़ किया जाता है, तो दलित या फिर हरिजन जो होते हैं, दलित हरिजन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों अनुसूचित जाति, ठीक है। और जो अनुसूचित जनजाति होते हैं, इनकी दोस्तों डेफिनेशन है कि जो पुराने समय से काफ़ी पिछड़े हुए थे, ठीक है, समाज की मुख्य धारा से जुड़े नहीं थे और ख़ासकर तौर पर जंगलों में रहते थे, है ना, तो ये इनकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, बहुत पिछड़े हुए होते थे। तो दोस्तों इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चूँकि ये बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, ठीक है, तो हमारे संविधान में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है, ठीक है, और इन्हें कुछ खास प्रावधान भी इनके लिए किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। इन्हीं लोगों के लिए हाँ पंचम अनुसूची, तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण, ठीक है दोस्तों। तो इनके जो क्षेत्र हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र हैं, ठीक है, तो उनके प्रशासन के नियंत्रण के बारे में हमें बताया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे कैसे प्रशासन होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात इसमें की गई है। इसके बाद दोस्तों हम छठी अनुसूची देख लेते हैं, ठीक है, तो छठी अनुसूची भी इससे रिलेटेड है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं दोस्तों, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके प्रशासन के बारे में, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, तो इसमें भी वही बात की गई है, लेकिन इसमें 4 जो मुख्य स्टेट हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के, देखिए हमारा ये यहाँ का, ये आपने यदि मैप देखा होगा, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे असम है, ठीक है, बीच में असम है, इसी के नीचे मेघालय है, ठीक है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है, ऐसा कुछ है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ऐसा बनता है कि ये स्टेट पूछ लेता है कि जो ये छठी अनुसूची है इसमें कौन कौन से स्टेट हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मणिपुर भी है, ठीक है, मणिपुर भी है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो इसकी मैं आप दोस्तों आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ, ठीक है, मैंने जैसे याद किया था वैसे ट्रिक बताता हूँ आपको। अमी मैत्री, ठीक है, ये आप ट्रिक याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें एक और राज्य है मणिपुर, है ना, तो वो बहुत परेशान करता है, क्योंकि ये मिजोरम, मेघालय और मणिपुर 3 राज्य हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं माँ से, है ना। तो देखिए आ से हो गया असम, ठीक है, मी से हो गया मिजोरम, ठीक है, मे से हो गया मेघालय और 3 से हो गया त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों। ये अमी मैत्री आप ट्रिक याद कर लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है दोस्तों। इसमें मणिपुर नहीं है, आपको याद रखना है, अच्छे से आप याद कर लीजिए, मणिपुर नहीं है ना। और यदि आप दोस्तों मैप देखेंगे तो ये लाइन से हैं, ठीक है, यहाँ पे असम है बीच में, ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे जस्ट मेघालय है और यहाँ पे ये ऐसे हैं, तो यहाँ पे त्रिपुरा है और यहाँ पे मिजोरम है, ठीक है दोस्तों। तो ये छठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद हो गया होगा, ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे है 7वीं अनुसूची, है ना, 7वीं अनुसूची। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची है वो केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा करती है,
देखिए दोस्तों, आपको पता होगा जो हमारा भारत का सिस्टम है वो है संघीय प्रणाली पर आधारित है, ठीक है, फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे केंद्र भी है, ठीक है, और राज्य भी हैं, ठीक है। केंद्र, अब देखिए दोस्तों, इनको मिलके काम करना है, ठीक है, किसी एक को ज़्यादा शक्ति दे देंगे आप या फिर किसी एक को शक्ति नहीं देंगे, ठीक है, तो ये सिस्टम बिगड़ सकता है। तो सबको अपनी अपनी शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है, कानून बनाने के लिए। केंद्र की अपनी अलग शक्ति हैं, ठीक है, और राज्य की अपनी अलग शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो यही बात इसमें की गई है दोस्तों, ठीक है, सप्तम अनुसूची में केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। अब देखिए दोस्तों, 3 लिस्ट दी गई हैं, एक संघ सूची है, ठीक है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है, ठीक है। अब ये तीनों जो अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, संघ सूची में यदि कानून कोई बनाएगा, ठीक है, इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट बता दूं तो वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 100 सब्जेक्ट हैं। इसमें यदि हम बात करें दोस्तों राज्य सूची में, तो इसमें 61 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। यदि हम समवर्ती सूची की बात कर लें तो इसमें वर्तमान में 52 सब्जेक्ट हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं 100, 61 और 52, ठीक है, तो इन पे जो कानून बनाने की शक्ति है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं, इन पे जो कानून बनाएगी वो कौन कौन बनाएगी? केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार। जो राज्य सूची है, ठीक है, इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार, ठीक है। जो समवर्ती सूची है जिसमें 52 सब्जेक्ट हैं, इस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र प्लस राज्य सरकार, ठीक है, दोनों बनाएंगे, केंद्र प्लस राज्य सरकार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मूल रूप से पर दोस्तों ये सब्जेक्ट हैं, इसमें जैसे ये 100 विषय दिए गए हैं, ठीक है, केंद्र संघ सूची में। तो जब हमारा संविधान बना था उस टाइम 100 सब्जेक्ट नहीं थे, उस टाइम इसमें सब्जेक्ट थे 97, ठीक है। मूल रूप से संघ सूची में सब्जेक्ट थे 97 और राज्य सूची की यदि हम बात करें मूल रूप से तो इसमें सब्जेक्ट थे 66, ठीक है। और यदि हम समवर्ती सूची की बात कर लें तो इसमें सब्जेक्ट है 47, ठीक है। परंतु वर्तमान में देखिए इसमें 97 से कितने हो गए? 100 हो गए, प्लस 3 हो गए, ठीक है। इसमें कितने हो गए दोस्तों? इसमें माइनस हो गए, ठीक है, -5 हो गए, ठीक है। और इसमें कितने हो गए दोस्तों? इसमें ऐड हो गए, इसमें 5 ऐड हो गए, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 लिस्ट हैं मुख्यतः, एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची, ठीक है। जब हमारा संविधान बना तो संघ सूची में 97 सब्जेक्ट दिए गए थे, ठीक है, जो कि वर्तमान में 100 हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा राज्य सूची है, जब हमारा संविधान बना मूल रूप से तो उसमें 66 सब्जेक्ट थे, 66 सब्जेक्ट थे, वर्तमान में 61 है, ठीक है, कमी हुई है इसमें। और जो समवर्ती सूची है इसमें जब मूल रूप से 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं, ठीक है। तो ये हालांकि क्वेश्चन यही पूछता है वर्तमान में कितने हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिए और इसे जस्ट दिमाग में रख लीजिए, है ना, कि मूल रूप से पूछ सकता है। और इसके अलावा ये रख लीजिए संघ में कानून बनाता है केंद्र, राज्य सूची में कानून बनाता है राज्य और समवर्ती सूची में बताते हैं केंद्र और राज्य, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम सब्जेक्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। जो संघ सूची है इसके कुछ हम वो देख लेते हैं, जैसे संघ सूची में कौन कौन से मुख्यतः हम विशेष देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पर मेन सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। जैसे एक हो जाएगा रक्षा, ठीक है, रक्षा हो जाएगा, ठीक है, विदेशी मामले हो जाएंगे, मुद्रा हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ बड़े बड़े मामले। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधि समझौते होते हैं, ठीक है, तो ये सब हैं संघ सूची में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम राज्य सूची की बात कर लें तो कृषि, वन, ठीक है, ये सब जो है ये है कृषि, वन और हो गया पुलिस, ठीक है। आपने सुना होगा दोस्तों जैसे पुलिस होती है तो स्टेट की पुलिस होती है ना, केंद्र की पुलिस आपने नहीं सुना होगा। तो स्टेट कैसे मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, है ना, तो ये राज्य सूची का विषय है पुलिस। इसके अलावा उस समवर्ती सूची शिक्षा, इसके में जाता है दोस्त शिक्षा, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट है। ऐसे बहुत से सब्जेक्ट हैं, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें पूरे सब्जेक्ट हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समवर्ती सूची में नियम बनाने की शक्ति राज्य की भी है, ठीक है, और केंद्र की भी है। अब देखिए दोस्तों शिक्षा है जैसे, ठीक है, इसमें शिक्षा है। अब आपने देखा होगा CBSE, आप यदि स्कूलिंग करते हैं तो आपको ऑप्शन रहते हैं, CBSE से भी करते हैं, CBSE से भी कर सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा जो लोकल बोर्ड होते हैं जैसे MP बोर्ड हो गया, ठीक है, MP बोर्ड, और कोई भी स्टेट बोर्ड है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 3 लिस्ट है मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः 3 लिस्ट हैं। एक है संघ सूची जिसमें वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं, इसमें जो नियम बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार की है। इसके अलावा दूसरा दोस्तों राज्य सूची है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है, इसमें 61 सब्जेक्ट हैं, इसमें जो
कानून बनाने की शक्ति है राज्य सरकार की है। हालांकि गतिरोध की स्थिति में केंद्र भी इसमें कानून बना सकता है, लेकिन हम वो बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप ये याद रख लीजिए कि राज्य सूची में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की है, ठीक है। इसके अलावा समवर्ती सूची है दोस्तों, इसमें कानून बनाने की शक्ति दोनों की है, ठीक है। इसमें 52 विषय हैं, ठीक है। इसका जो मैं नोट्स हैं मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, प्रॉपर। इसके अलावा दोस्तों एक और लिस्ट होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, अब ये अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? देखिए दोस्तों, जब हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे, ठीक है, या फिर संविधान बना रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने ये बात सोची कि वर्तमान में मतलब उस टाइम पे, ठीक है, जब वो संविधान बना रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो उस टाइम पे नहीं थी। जैसे इंटरनेट हो गया, ठीक है, अंतरिक्ष वगैरह की आप चीज़ें देख लें, इंटरनेट देख लें, तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी, है ना। ठीक है, तो उस टाइम जो चीज़ें नहीं थी दोस्तों, तो उन्होंने एक चौथी लिस्ट बनाई अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, कि फ्यूचर में यदि कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो अवशिष्ट शक्तियों में रहेंगी, ठीक है, और उस पर नियम बनाने की शक्ति रहेगी संसद के पास, ठीक है, संसद के पास, या फिर आप केंद्र सरकार भी बोल सकते हैं, है ना। परंतु तो देखिए दोस्तों, यदि ऑप्शन में आता है, ठीक है, कि अवशिष्ट शक्तियों में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, तो आप संसद ट्रिक कीजिए यदि दोनों ऑप्शन में है तो, ठीक है, ठीक है। तो ये अवशिष्ट शक्ति, इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे इंटरनेट वगैरह हो गया, ठीक है, इंटरनेट, और आप देख लें जो अंतरिक्ष वगैरह, तो ये सारे सब्जेक्ट इसमें हो जाएंगे जो उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है दोस्तों। तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे, फिर ये सब चीज़ें दोस्तों जब हम आगे पढ़ेंगे तो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये छठी अनुसूची हो गई दोस्तों, है ना। इसके बाद सप्तम अनुसूची, 7वीं अनुसूची ये हो गई, है ना। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं के बारे में उल्लेख है ना, 22 भाषाएं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो संविधान है, ठीक है, उसमें ऑफिशियल जो लैंग्वेज है या फिर मूल लैंग्वेज को दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, ठीक है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। मूल रूप से कितनी थी दोस्तों भाषाएं? ठीक है दोस्तों, देखिए तो जब हमारा संविधान बना उस टाइम पे 14 भाषाएं थी हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है, 14 भाषाएं थी, ठीक है। परंतु दोस्तों संशोधन होते गए, ठीक है, और वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है, मतलब 8 भाषाएं और जुड़ गई हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये कब कब जुड़ी और कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी, ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हमें इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी, ठीक है। इसके तो 15वीं जो भाषा दोस्तों जुड़ी, ठीक है, 15वीं जो भाषा हमारे यहाँ जुड़ी वो कौन सी थी? सिंधी, है ना, सिंधी 15वीं भाषा के रूप में जुड़ी। और ये कब जुड़ी दोस्तों? तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, 1967। तो देखिए दोस्तों, ये जो पूछ लिया जाता है कि सिंधी को हमारे भारतीय संविधान में भाषा के रूप में कब जोड़ा गया, या फिर कौन सी भाषा के रूप में जोड़ा गया, या हो सकता है संविधान संशोधन में ही पूछ ले। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया, ठीक है, +1 हो गई। इसके बाद दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन किया गया, 71वां संविधान संशोधन किया गया। 71वां संविधान संशोधन कब किया गया दोस्तों? 1992 में, है ना, 1992 में। 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया और 3 मुख्य भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। तो इसकी दोस्तों में ट्रिक है कॉमन, ये ट्रिक है, जैसे मैंने याद किया है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी याद कर लो, क्योंकि ये दिक्कत होती है याद करने में, ठीक है। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 भाषाएं ऐड हुई है ना, +3 हो गई है, ठीक है। तो कितनी हो गई? 14, 15, 15 और 3 18 हो गई, ठीक है दोस्तों। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कॉमन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक है, आप ये ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में जोड़ी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों
92वां संविधान संशोधन होता है, 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, ठीक है, 2003 में ये 92वां संविधान संशोधन होता है और प्लस 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, ठीक है। देखिए पहले 15वीं भाषा जोड़ी सिंधी, ठीक है, उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें। अभी 4 भाषाएं कौन सी? तो इसकी भी दोस्तों ट्रिक है, मैस बोडो, ठीक है, मैस बोडो, ये इसकी दोस्तों ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि दिमाग से निकल जाती है या जब एग्जाम में आती हैं, ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ट्रिक है मैथिली, संथाली, ठीक है, इसके अलावा बोडो और डोगरी, ठीक है, ये 4 भाषाएं हो गई, ठीक है दोस्तों। देखिए 15वीं जोड़ी सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, इसके बाद दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। कौन कौन सी? कॉमन ट्रिक है, कोंकणी, कोसे, मासे, मणिपुरी, नासे, नेपाली, ठीक है। इसके बाद 4 भाषाएं जोड़ती है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इसकी ट्रिक है दोस्तों मैस बोडो, ठीक है। अब देखिए मे से मैथिली, ठीक है, सा से संथाली, बा से बोडो, ठीक है। अब देखिए ये बोडो है और बोडो एक भाषा भी है, ठीक है, और ये लेकिन बा अलग है और डा अलग है, तो बा से बोडो हो जाएगा, डा से डोगरी हो जाएगा, ठीक है। तो मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथ बोडो इसकी ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप याद रख लीजिएगा अच्छे से, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है, ये भाषाएं पूछ ली जाती हैं और ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी और इस संविधान संशोधन भी बता दिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों कैसे भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, तो मैंने हर एक चीज़ आपको यहाँ से क्लियर कर दी। इसके बाद दोस्तों अगली बात कर लें हम 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण या फिर संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 9वीं अनुसूची में क्या बोल रहा है वो। 9वीं अनुसूची दोस्तों देखिए पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ गई दोस्तों कि हमारा गणतंत्र भारत हुआ 1950 में, ठीक है, और 1 साल बाद ही ये 8वीं अनुसूची ऐड करने की, सॉरी 8वीं नहीं 9वीं अनुसूची ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई, 9th, है ना। तो देखिए दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो है ना, तो ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, भूमि अधिग्रहण, है ना, ये आप याद रखिएगा, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। तो जब दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो भूमि से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्याएं थी हमारे देश में, ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेजों द्वारा तरह तरह की नीतियाँ लाई गई थी, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त वगैरह, महलवाड़ी सिस्टम, ये सब लाए गए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। और क्या हुआ था, लैंड एरिया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, ठीक है, कोई गांव है, ये गांव है, ठीक है। अब पहले बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण किया जाता था, ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा एक कोई जमींदार को पूरी भूमि दे दी जाती थी, ये सारे सिस्टम चलते थे। तो ऐसा था दोस्तों कि पता चला पूरे गाँव की आधे से ज़्यादा ज़मीन किसी एक ज़मींदार के पास है, ठीक है, तो ये सब सिस्टम ख़त्म करना था, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, 51 में, ठीक है, और ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित था, ठीक है, भूमि रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि जो 9वीं अनुसूची थी, ठीक है, 9वीं अनुसूची थी, इसमें दोस्तों ये बात कही गई, ठीक है, कि इस पे जो सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, 9वीं अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उसे हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है, ये बात कही गई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, कि 9वीं अनुसूची में जो भी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है, ये बात कहा गया था 9वीं अनुसूची में जब इसे ऐड किया गया था। परंतु दोस्तों बाद में इसे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अभी जो वर्तमान में जो सिचुएशन है इसमें हम चुनौती दे सकते हैं न्यायालय में, ठीक है दोस्तों। तो 2007 में इसे ख़त्म कर दिया गया था। तो ये आप बात याद रखिएगा, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे हम देख लेते हैं 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची जो है वो है दल बदल से संबंधित, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, दल बदल। तो वर्तमान में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही हैं ये चीज़ें दल बदल से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों पहले ऐसे नियम था, ये 10वीं अनुसूची आने से पहले क्या चलता था, जैसे मान लीजिए 2 पार्टी हैं मुख्यतः अपने यहाँ, कांग्रेस और बीजेपी,
ठीक है। तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट कांग्रेस से चुनाव लड़ता है, ठीक है, कोई कैंडिडेट यहाँ इससे चुनाव लड़ता है, ठीक है, चुनाव जीत जाता है, चुनाव जीत गया, ठीक है। मान लीजिए बीजेपी से कोई प्रलोभन दिया जाता है ऐसे, ठीक है, और बोलता है हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, तो ये इसमें चला जाता है, ठीक है, और इसकी सदस्यता ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो पहले ऐसा सिस्टम चल रहा था। और दोस्तों 1970 के दशक में ये बहुत ज़्यादा घटनाएं सामने आ रही थी कि कोई कैंडिडेट किसी पार्टी से लड़ रहा है, ठीक है, और जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी को जाके समर्थन दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी, ठीक है। तो इसी चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, ये कानून लाया गया था, दल बदल कानून, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद ऐसा हो गया, ठीक है, कि यदि आपने मान लीजिए कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा है, ठीक है, अब आप बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। यदि आपको बीजेपी में शामिल होना है तो आपको ये जो आप चुने गए हैं, ठीक है, इस सीट को आपको छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है, तभी बाद ही में आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और पहले ये सिचुएशन थी दोस्तों कि आप बिना इस्तीफा दिए बीजेपी में शामिल हो सकते थे, है ना। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला है 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है, पंचायती राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं टोटल। मतलब आप जो देखते हैं गाँव में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत वगैरह जो होती हैं, ठीक है, तो उन्हें ये 73 संविधान संशोधन 1993 के द्वारा दर्जा दिया गया, ठीक है, और उसे 11वीं अनुसूची में रखा गया है। दोस्तों इसमें अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, एक तो ये अमेंडमेंट पूछा जाता है, दूसरा ये सब्जेक्ट जो दिए गए हैं 29 सब्जेक्ट, ठीक है, कि पंचायती राज या फिर 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो 29 सब्जेक्ट हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1993, ठीक है, तो ये भी इससे रिलेटेड है, ये नगरीय निकाय से है। जो आप देखते हैं शहरों में नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएँ वगैरह होती हैं जो कार्य करती हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें, और इसमें 18 सब्जेक्ट हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सीधे आपको ये अमेंडमेंट याद कर लेना है, ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है 29 सब्जेक्ट 18 सब्जेक्ट, तो ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर कर दी है, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो दोस्तों पहली अनुसूची में हमने पढ़ा, ठीक है, 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है, ठीक है, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा चीज़ें। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ठीक है, कि यदि मान लीजिए कोई नया स्टेट बनता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, यदि मान लीजिए कोई नया स्टेट या फिर संघ राज्य क्षेत्र बनता है तो कौन सी अनुसूची में बदलाव होगा, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद दूसरा है दोस्तों पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी इसको याद करने की, ठीक है, कि कोई भी आप जॉब करते हैं तो सबसे पहले सैलरी पूछते हैं कितनी है, तो सबसे पहले वेतन भत्ते आएंगे, फिर पद ग्रहण या शपथ या फिर ओथ टेकिंग प्रोसेस आएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चौथी अनुसूची है राज्यों व संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा प्रतिनिधित्व, ठीक है, राज्यसभा प्रतिनिधित्व, चौथी आपको याद हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों 5वीं है अनुसूचित जाति और जनजाति, इसको क्या बोलते हैं, SC और ST, है ना। तो 5वीं दोस्तों अपन ऐसे ही बनाते हैं ना, S जैसे, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ST SC के प्रशासन के बारे में है ना। और अपन देखिए 5वीं ऐसे ही बनाते हैं S, तो इससे आप 5 से याद कर सकते हैं कि 5वीं अनुसूची में ST SC के जो प्रशासन के बारे में है या फिर नियंत्रण के बारे में बताया गया है। इसके बाद दोस्तों 6ठी अनुसूची में 4 राज्य मैंने बताया था आपको, अमी मैत्री ट्रिक भी बताई थी, ठीक है, असम, ठीक है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, ये 4 राज्य हैं। अमी मैत्री मैंने ट्रिक भी बता दी आपको, ठीक है दोस्तों। जनजाति क्षेत्र, इसके बाद दोस्तों 7वीं अनुसूची है केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, तो इसमें मैंने आपको बता दिया, ठीक है, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, इसके अलावा समवर्ती सूची होती है, ठीक है। संघ सूची में कितने विषय हैं दोस्तों, 100 विषय हैं, ठीक है। इसके बाद राज्य सूची में कितने हैं, तो 61 विषय हैं वर्तमान में, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो 52 विषय हैं। इसके बाद दोस्तों 8वीं अनुसूची हमने पढ़ा, 22 भाषाओं के बारे में बताया, इसमें हमने पढ़ा कि मूल रूप से 14, इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि ये जो 22 भाषाएँ हैं, ठीक है, 22 भाषाएँ हैं, ठीक है, इसमें अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में ये आ जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, तो इनमें से कौन सी भाषाएं नहीं है, और अंग्रेजी ऑप्शन में रहता है, तो बच्चे और ये इसको मतलब गैस नहीं करते कि ये नहीं होगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो अंग्रेजी है, ठीक है, ये 22 भाषाओं में से नहीं है, ठीक है, 22 भाषाओं में इसको दर्जा नहीं दिया गया है, याद रखिएगा।
इसके बाद दोस्तों 9वीं अनुसूची मैंने आपको बताया पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड है। इसके बाद 10वीं अनुसूची में दल बदल, ये भी मैंने आपको बताया 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके बाद दोस्तों 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, ठीक है, पंचायती राज से रिलेटेड है, इसमें 29 सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगरीय निकाय नगरीय प्रशासन के बारे में उल्लेख है और 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज अनुसूची की मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी है दोस्तों, ठीक है, ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है याद करने की। तो दोस्तों हम पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं और अभी आज हमने अनुसूची या फिर शेड्यूल कंप्लीट कर लिया। इसके बाद दोस्तों हम प्रस्तावना, ठीक है, प्रस्तावना पढ़ेंगे। इसके अलावा मौलिक अधिकार, है ना, ये सब आगे पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा प्रस्तावना का होगा, ठीक है, उसके बाद हम मौलिक अधिकार वगैरह का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और प्लीज़ आप अपने जो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए यदि आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखें।